क्या लगता है, पहले शेड्यूल कास्ट की तो स्थिति आज भी वही है, पिछड़ा की, दलितों की, मुसलमान अब उस तरह जिस तरह से धर्म की राजनीति हो रही है, मुसलमान हाशिए पर है। अगर मस्जिद के ऊपर हमला हो, धर्म के ऊपर कमेंट हो, तो लाखों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक हक मार दिया जाए तो उसके ऊपर वो नहीं इकट्ठा होते। ये घटनाएं होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी। जिग्नेश मेवानी के साथ में जो हो रहा, सोचा भी नहीं जा सकता कि एक एमएलए को इस तरह से पकड़ ले जाना, और कोई आरोप नहीं है। जो दलित समाज इस समय जिस मोड़ पर खड़ा हुआ है, इतना शायद 70 साल 75 साल में कभी खराब स्थिति में नहीं होगा। आज स्थिति है कि बहुत बिखरा हुआ है। आप अगर शेड्यूल कास्ट हैं और शादी करना चाहते हैं, अपने पैसे से घोड़ी चढ़ना चाहते हैं, तो भी नहीं चढ़ सकते हैं। आप शेड्यूल कास्ट हैं, आप विधायक हैं, तो राजनीति नहीं कर सकते, आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। आप शेड्यूल कास्ट हैं, एमएलए एमपी भी बन गए, तो भी जाति कभी पीछा नहीं छोड़ती है। एक तरफ आपको टीवी अखबार हिंदू मुस्लिम की खबरें दिखाता है कि मुसलमानों पर अत्याचार है, ये सच है, लेकिन सोचिए कि शेड्यूल कास्ट की स्थिति ये है कि उसका विधायक भी गिरफ्तार हो जाता है, चाहे वो जिग्नेश मेवानी हो। डॉक्टर उदित राज मेरे साथ हैं, जो लगातार बियॉन्ड द पार्टी लाइन सोशल जस्टिस, समाजवाद और दलित समाज के हक अधिकार के लिए लड़ते रहे हैं। उन्हीं से समझेंगे कि क्या संविधान अपने अंतिम पड़ाव पर है और समाज अब कम बैक कर पाएगा या नहीं। क्या लगता है सर, बुलंदशहर में एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, सुरक्षा में घोड़ी चढ़ता है। जब कोई शेड्यूल कास्ट पत्रकार ट्वीट करता है तो उसको पुलिस कहती है कि गिरफ्तार कर लेंगे। जिग्नेश मेवानी तो आपके पार्टी का विधायक भी था, उसको गिरफ्तार किया, फिर दोबारा गिरफ्तार किया। कैसे देख रहे हैं पूरी घटना को? क्या संविधान लगभग खत्म हो गया है, डिक्टेटरशिप है, पुलिसिया राज है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में हिंदू धर्म का त्याग किया था, इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए कि शादी विवाह नहीं कर सकते सम्मान के साथ, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन फिर भी देखा यह जाता है कि हजारों ऐसे मामले मिल जाएंगे कि दलित मंदिर में जाना चाहते हैं और पिटाई होती है, अपमान होता है। तो जाते ही क्यों? बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, अगर कभी संभव हुआ तो देश के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आएगी। तो लेकिन ये दलित समाज के जो पढ़े लिखे भी हैं, एमएलए एमपी हैं या कर्मचारी अधिकारी हैं, खाते तो डॉक्टर अम्बेडकर का, खाते तो संविधान का है, खाते हैं संघर्षों का, हम लोग संघर्ष करते हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि अगर वो अधिकारी बने हैं, मान सम्मान मिला है, तो देवी की कृपा से, भगवान की कृपा से, कथा जागरण की वजह से। तो जो सीआरपीएफ के जवान के साथ में हुआ है, ये घटनाएं होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी। जिग्नेश मेवानी के साथ में जो हो रहा, सोचा भी नहीं जा सकता कि एक एमएलए को इस तरह से पकड़ ले जाना, और कोई आरोप नहीं है। ऐसे ट्वीट से ट्विटर पटा पड़ा हुआ, लेकिन एक हरेसमेंट करना कि आवाज़ न बने, और उनको जमानत मिली और एक झूठे केस में फंसा दिया। 5 दिन तक उन्होंने इनअप्रोप्रिएट तरीके से महिला ऑफिसर के साथ में व्यवहार किया, या महिला ऑफिसर के साथ में उसका व्यवहार नहीं था। वहाँ की पुलिस चुप रहती है, और उसी समय पुलिस इस बात का खुलासा करती है कि इन्होंने ऐसा किया, जब बेल हो जाती है। तो ये तो यही है कि मुंसिफ यही हैं और जुल्मी यही है, अदालत यही है, तो कसूरवार तो निकलेगा ही हम लोगों का, इन लोगों का। तो ये स्थिति है। आप पर भी बहुत सारे कंप्लेन दर्ज हो चुके हैं ये सब समाज के मुद्दों को उठाने के लिए। हाँ, होते रहते हैं बहुत सारे। मुझे लगता है कि जितना भारत में मुझे गालियाँ मिली हैं,
2 साल 3 साल से सोशल मीडिया पर उतना कोई किसी को नहीं मिली। तो ये तो है, टेलीफोन कॉल भी आते हैं, भद्दी भद्दी मैसेजेज भी आते हैं, पुलिस को भी खबर किया जा चुका है, यह स्थिति है। क्या लगता है, पहले शेड्यूल कास्ट की तो स्थिति आज भी वही है, पिछड़ा की, दलितों की, मुसलमान अब उस तरह जिस तरह से धर्म की राजनीति हो रही है, मुसलमान हाशिए पर है। क्या एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बन सकता है क्या, जो शोषित वंचित समाज है वो एक मंच पर आना चाहिए सोशली? अगर राजनीति पॉलिटिकली नहीं आ रहे तो कम से कम सोशली आना चाहिए, उसके लिए क्या करने की जरूरत है? मुस्लिम समाज में राजनीतिक सामाजिक जागृति नहीं। अगर मस्जिद के ऊपर हमला हो, धर्म के ऊपर कमेंट हो, तो लाखों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक हक मार दिया जाए तो उसके ऊपर वो नहीं इकट्ठा होते। उनके ऊपर अत्याचार हो तो भी उतना असर नहीं पड़ता है। तो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी इनको सक्रिय होना पड़ेगा। और जहाँ तक दलित समाज की बात है, दलित मुस्लिम एकता की बात तो वहीं से शुरू हो जाती, जब मुस्लिम लीग ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को खुलना क्षेत्र, जो इस समय बांग्लादेश में है, चुन करके संसद भेजा था। तो मुस्लिम लोग का सपोर्ट न होता तो नहीं जीत पाते। जदा कदा आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और जो दलित समाज इस समय जिस मोड़ पर खड़ा हुआ है, इतना शायद 70 साल 75 साल में कभी खराब स्थिति में नहीं होगा। आज स्थिति है कि बहुत बिखरा हुआ है, और उस बिखराव का वजह है कि आज इनकी कोई आवाज़ नहीं है। और मैं चाहता हूँ, मैं हर चीज़ त्याग करने को तैयार हूँ, कोई भी पोस्ट पोजीशन नहीं चाहिए, लेकिन जितने प्रबुद्ध दलित हैं एक हूँ। चाहे कुछ दिनों के लिए राजनीति को त्यागना भी पड़े या उसको मंद करना पड़े, लेकिन इस समय एक होने की आवश्यकता है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि छोटे छोटे संगठन बने हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का रथ रुकने जा रहा था, और रुक भी सकता है, लेकिन जो 10 मार्च को 5 राज्यों का चुनाव के परिणाम आए, और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का चुनाव था, जिसमें बीजेपी को जीत मिली। अभी तक तो यह कहा जाता था कि ये तो बीएसपी ने सपोर्ट किया, बीएसपी का वोट उधर गया। अब भारतीय जनता पार्टी के अपने आंतरिक रिपोर्ट में सारे कारणों को जाना पहचाना कि 10% वोट समाजवादी पार्टी का बढ़ कैसे गया, इनकी सीटें घटी क्यों, तो उन्होंने पाया कि पिछड़ा वर्ग का वोट खिसका है और बसपा का वोट बीजेपी को गया है। तो मनुवाद को जिंदा रखने का या मनुवाद को कान्हा देने का जिम्मेदारी मायावती जी उठा रही हैं। 5 साल तक चुप रही थी, और उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि बहनजू को मुख्यमंत्री बनाना है। अरे वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहें तब तो, और 5 साल घर के अंदर कैद रहेंगी और कोई मुद्दा नहीं उठाएंगी और कोई आंदोलन नहीं करेंगी, तो मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? बाबा साहब ने कहा कि संसद जाना है, ये संसद छोड़ के भाग गई, राज्यसभा से इस्तीफा दे करके, यानी हर काम विपरीत किया। इनके हर कदम अब मनुवाद को मजबूत कर रहे हैं, यह कभी नहीं सोचा गया था। यह सबसे बड़ी दुख की बात है। मैं उन सब से आह्वान करता हूँ कि उपजातिवाद जो दलितों के अंदर है, इसको मिटाओ। नहीं मिट जाओगे, और मिट भी गए हो तो एक होने की कोशिश करो। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इसको लेकर, क्योंकि आपसे भी बहुत लोगों को उम्मीदें हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि अपना पक्ष मैंने रख दिया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ पर अपने आप को दलित ज़्यादा अम्बेडकरवादी रेडिकल कहता है कि भाई सब लोग एक हो जाओ, एक होकर के सामाजिक रूप
से कम चर्चा तो करें, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तो बने, जो पार्टी हमारी बात को माने। देखिए, भागीदारी तो संभव है, यह कि हमें सत्ता मिल जाएगी 16% को, ये एक तो भावनात्मक नारा है अपने आप को उनको रोकने का कि ये रुके रहें। अरे बैकवर्ड जब तैयार नहीं है, सामाजिक व्यवस्था में अभी भी 150 वर्ष तक 16% जो दलित है, इनको ऊपर वाले, इनको मैं नीचे समझता हूँ, ऊपर वाले नेता नहीं मानने को तैयार है। तो कौन सा आपको लग रहा है नेचुरल पॉलिटिकल अलायंस होगा, मुस्लिम्स, आदिवासी, ओबीसी या सवर्ण? देखिए, ऐसा है कि ओबीसी में प्रयास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी में कुछ बदलाव आया, अच्छा बदलाव आया है, जो बीजेपी से कटा भी है। ओबीसी की दिक्कत यह है कि वो अपने जाति आधार पर तो गोलबंदी कर लेता है राजनीतिक सत्ता के प्राप्त करने के लिए, लेकिन हकन हुकूक या देश के संसाधन या जो अधिकार उसको संवैधानिक दिए गए हैं, उसकी लड़ाई वो नहीं लड़ पाता है। उसकी लड़ाई केवल सिरुकास लड़ता है, आदिवासी भी बहुत कम लड़ पाता है। तो यहाँ पर मिलन जुलन इसके वजह से हो नहीं पाती है। और एक बात है, दूसरी बात है कि जब जात पात इनमें दलितों में बहुत ज़्यादा है, तो उनमें भी जात पात है, तो रोकने का काम करते हैं। लेकिन अभी मैं मानता हूँ कि बहुजन शब्द का दुरुपयोग बहुत हुआ, बहुजन शब्द से भ्रम बहुत पैदा हुआ, मिला कुछ नहीं। लेकिन फिर भी बहुजन समाज तैयार होना चाहिए। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का जो बात कही थी भगवान गौतम बुद्ध ने, वो सही कही थी। लेकिन बहुजन शब्द से तो अब तो लोगों को बहुत निराशा हो जाती सुनने पर कि बहुजन बहुजन कर आपने और जात पात मजबूत कर दिया। मैं बाबू जगजीवन राम जी को कोई किस तरह से देखे हम नहीं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे, या बूटा सिंह जी हों या कोई भी। एक समय होता ऐसा था कि सारे दलित एक तरफ चले जाते थे, लेकिन अब क्या बहुजन जागृति का मतलब यह है कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए और अपने आप में बट जाएं? ये त्रासदी है, जिसके वजह जिस नारे के तहत एक होना चाहिए वहाँ बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया। जब इतनी जागृति नहीं थी तब तो बल्कि एकता थी। तो ये बड़ी त्रासदी है, इसीलिए बैठ कर के चर्चा करना चाहिए। मैं भी संपर्क कर रहा हूँ लोगों से, और आप के मुख पर या नेशनल दस्तक पर मैं बोल रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेशनल दस्तक बड़ी निष्पक्षता से हर परिस्थितियों में खड़ा रहा बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज ने साथ नेशनल दस्तक को नहीं दिया उतना जितना देना चाहिए, और आपने हमेशा सही बात को आगे बढ़ाया है, और आपकी बातों को लोगों को सुनना चाहिए। आप भी एक ध्रुवीकरण के केंद्र बन सकते हैं। क्या लग रहा है एक महापंचायत किया जा सकता है जिस तरह के हालात हैं, बियॉन्ड द पार्टी, बियॉन्ड द स्टेट, देश भर के शेड्यूल कास्ट? क्योंकि शेड्यूल कास्ट में सोशल जस्टिस को लेकर वो समझ है कि वो एक पत्थर भी उड़ता है तो देश भर में वो एकजुट होते हैं। तो एक मैसेज दिया जा सकता है, एक कोई कोशिश हो कि एक महापंचायत हो डेमोक्रेटिक तरीके से, और लोगों को कहा जाए कि आपकी स्थिति ये है। लीडरशिप उसके लेने के लिए आप तैयार हैं? आप बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आपके माध्यम से पूरे देश के दलितों को मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बड़ी पंचायत बुलाई जाए, उसके में वो भाग लें। आप भी एक ध्रुवीकरण के केंद्र बने, और मैं इसके लिए तैयार हूँ, सब कुछ छोड़ के तैयार हूँ। कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से निजीकरण हो रहा, संविधान खत्म हो रहा, एक एक पन्ने रोज निकाले जा रहे हैं संविधान का, और संविधान की किताब की जो जल्द ही बची रह जाएगी। आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जा है कि सरकारी पैसे से, पब्लिक पैसे से कोई धार्मिक निर्माण, डेवलपमेंट पैसा नहीं लगा सकते। लेकिन आज उसके विपरीत लाखों करोड़ खर्च किया जा रहा है।
तो संविधान के एक एक पन्ने निकाले जा रहे हैं, और फिर भी अगर लोगों को गलतफहमी है कि संविधान हमारा है तो संविधान आधा अधूरा रह गया है, ये भी बता दें। एक पब्लिक परसेप्शन है कि जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है भाई किसी पार्टी में, वो सब के सब डरे सहमे हैं। अगर कहीं भी मुझे डरा सहमा देख लें, एक ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल ये बात हो, ओवरऑल तो गुलाम है, मैं तो कहूँगा गुलाम है। मैं खुद जब संसद में बोलता था और मोदी जी भी हुआ करते थे, तो 3-4 दिन तक ऐसा सन्नाटा रहता था कि मुझसे हाथ नहीं मिलाते थे तमाम दलित एमपी, क्योंकि ज़्यादातर मेरे भाषण सही होते थे, मुद्दे पर होते थे, कई बार तो और बीजेपी के खिलाफ जाता था, तो मुझसे बात करने से कतराते थे कि कहीं उनकी पहचान मेरे साथ न हो जाए, इतना डरते हैं सब। तो हालात आप सबके सामने हैं, आप नेता हो जाएं, आप सोशल एक्टिविस्ट हों, पत्रकार हों, अगर आप शोषित वंचित समाज से हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। टीवी अखबार आपको जरूर दिखा रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो भी एक फैक्ट है, लेकिन SC ST OBC के अधिकार छीने जा रहे हैं। कैसे बचेगा आपका अधिकार, कैसे बचेगा बाबा साहब का संविधान? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। और क्या डॉक्टर उदित राज जैसे तमाम नेताओं को, सोशल एक्टिविस्टों को अब ज़रूरत है कि वो एक मंच पर आएँ? और सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे दौर में जब नई एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, एजुकेशंस ख़त्म हो रहे हैं, नौकरियां ख़त्म हो रही है, आज की रिपोर्ट है कि 45 करोड़ युवाओं ने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया। कौन सा है रास्ता? क्या एक बार फिर से सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी को एकजुट होना पड़ेगा? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट दीजिए, उसके बाद फिर उस कमेंटों पर हम नेक्स्ट टाइम डॉक्टर उदित राज जी से फिर से बातचीत करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।